Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास बात चल रही थी VSEPR की वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं भागने की जल्दी नहीं है। वैसे भी 11th क्लास है, 12th नहीं। तो हम तो पूरे कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। उसके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ना है तो आप बढ़ सकते हो, मैं तो नहीं बढ़ूँगा। किसी और टीचर को आगे बढ़ना है बढ़ सकता है, मैं तो नहीं बढ़ूँगा भाई। 2-3 महीने खाली के बैठे मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। मैं तो आराम से चलूँगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, अब आपको चाहे अच्छा लगे, बुरा लगे, कैसा भी लगे, तो मैं तो अच्छे से कराऊँगा। ठीक है, तो हमारे पास किसकी बात चल रही थी कल? VSEPR की। बड़ा अच्छा सिद्धांत है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसके नियमों के बारे में पढ़ रहे थे, आज इसको ख़त्म ही करा देते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास 3 दिन 4 दिन हो गए इसको लेकर, तो ज़्यादा दिन हमको नहीं लेने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने इसके कुछ नियमों की बात की थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी में मैंने पहला रूल जो आपको बताया था वो ये था कि जब भी हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे किसी अणु में, तो उसकी आकृति में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होगी। उसकी आकृति में कोई भी विकृति उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा नियम बताया था, अगर आकृति में विकृति उत्पन्न होती है तो उसका कारण क्या होगा? बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास किसी अणु में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी है तो ऐसे अणु की आकृति क्या होगी? विकृत हो जाएगी, उसमें डिस्टोर्शन आ जाएगा। और तीसरा मैंने आपको बताया था विद्युत ऋणात्मकता के बारे में, और वो आपने कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम एक नए नियम की बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो मैं लिख क्या रहा हूं, अपूर्ण भरे कोषों में इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य, कोषों में इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण की अपेक्षा, युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण की अपेक्षा पूर्ण भरे कोषों में प्रतिकर्षण अधिक होता है। पूर्ण भरे कोषों में इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है। कुछ समझे? नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, लोकेश सर हैं, पढ़ा भी कौन रहा है? लोकेश सर। मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहले तो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? अपूर्ण भरे कोषों में इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण की अपेक्षा पूर्ण भरे कोषों में इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है। ठीक है, अपूर्ण भरे कोषों का मतलब क्या है? कोई ऑर्बिटल है जिनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन कम भरे हुए हैं, पूरे नहीं भरे हुए हैं। और एक हमारे पास कोई ऑर्बिटल है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, जिन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पे क्या होगा? प्रतिकर्षण अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां रिपल्सन ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां प्रतिकर्षण कम होगा। और सीधी सी बात है, जब खाली कक्षक है हमारे पास, कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वहां पे रिपल्सन कैसे होगा? ठीक है, तो हम देखते हैं। कोई बात नहीं, समझ में आया नहीं आया सिर्फ सुनिए मेरी बात, अभी क्लास के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। इस स्टेटमेंट को पूरा करते हैं,
वह बंद कोण भी अधिक होता है, वह बंद कोण भी अधिक होता है, कोण भी अधिक होता है। अब इस कंसेप्ट को एग्जाम्पल की सहायता से हम समझाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास है H2S में H2O की अपेक्षा बंद कोण कम है, बंद कोण कम है, क्यों? ठीक है, हमारे पास क्या बात हो रही है, H2S में H2O की अपेक्षा बंद कोण कम है, ठीक है। यानी कि देखो जैसे ये सल्फर है, सल्फर से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, H2S है, ये हमारे पास क्या है, H2O है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे सल्फर से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है। H2O में जो बॉन्ड होता है वो होता है 104 डिग्री 30 मिनट के लगभग होता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ना, यहाँ पे जो होता है लगभग 92 डिग्री होता है, ठीक है, 92 डिग्री और 12 मिनट के करीब होता है, ठीक है। अब देखो दोनों की स्ट्रक्चर लगभग समान है, लेकिन इसके दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है ना, बंद कोण है, वो कम है, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ना, वो हमारे पास क्या है, ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ, हमको इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बंद कोण कम है, यहाँ पे बंद कोण ज्यादा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 1s2 2s2 2p4 होता है। s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। p में कितने होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, तो सल्फर का देखो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ऐसा ही होगा। सल्फर जो है वो कहाँ आता है, ऑक्सीजन के नीचे ही आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, ऐसा ही होगा। बस अंतर क्या होगा, 3s2 आ जाएगा और 3p4 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो s कक्षक में यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, p में यहाँ भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, p में यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा में 3d कक्षक और आ जाते हैं। ये हमारे पास 3s 3p और 3d ऑर्बिटल और होते हैं, 3d ऑर्बिटल और होते हैं। अब आप कहोगे कि सर 3d ऑर्बिटल है तो हमको क्या मतलब, ठीक है, यहाँ पे d ऑर्बिटल भी होते हैं। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे d ऑर्बिटल है तो हमको क्या मतलब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो बॉन्ड बनाने के लिए कितने, यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए देखो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये आराम से क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो ये वाले जो ऑर्बिटल हैं ये भी क्या होंगे, भर जाएंगे, ये भी क्या होंगे, फिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे कोई भी खाली ऑर्बिटल नहीं बचेगा, आगे कोई सा भी खाली ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड की। अब देखो यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास सल्फर बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ तो वो इस तरीके से बना लेता है, ठीक है। सल्फर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी इसमें क्या बचता है, 5 खाली कक्षक बचते हैं, ठीक है, 5 खाली कक्षक बचते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 कक्षक होते हैं और 4 के 4 क्या होते हैं, भर जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल होते हैं और 9 में से 4 बढ़ जाते हैं और 5 बच जाते हैं, 5 खाली बच जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अपूर्ण भरे कोषों में इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण की अपेक्षा पूर्ण भरे कोषों में इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है। तो यहाँ पे जो कोष है ना वो अपूर्ण है, अपूर्ण का मतलब समझ रहे हो ना आप, इनकम्प्लीट है, आधा भरा हुआ है। 5 ऑर्बिटल तो हमारे पास क्या है, खाली है, 4 ही तो भरे हुए हैं, 5 हमारे पास खाली है, ठीक है। और जब हमारे पास खाली कक्षक है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम ही रहेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है, रिपल्सन कम होता है। अच्छा दूसरी तरफ अगर हम देखें H2O को देखें
तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 104 डिग्री 30 मिनट। उसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, ठीक है, और चारों के चारों बढ़ जाते हैं और इसके पास और कोई खाली कक्षक नहीं है, कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये किसी से बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ये क्या करेगा, किसी से बॉन्ड, वो सॉरी गलत बोल गया, बॉन्ड तो बना लेगा लेकिन इसके पास कोई खाली कक्षक नहीं होगा, कोई भी खाली कक्षक नहीं होगा, सारे के सारे भरे कक्षक होंगे। और मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया था कि पूर्ण भरे कोषों में इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण अधिक होगा और ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है 104 डिग्री 30 मिनट। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। अब एक 5वें पॉइंट की बात और हम यहाँ पे करेंगे। देखो आपके डाउट आने चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है, हल्की सी भी, छोटी सी भी, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, मैं आपका समाधान करूँगा, ठीक है। वैसे डाउट नहीं भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपको पढ़ा भी कौन रहा है, मैं। हाँ थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा टाइम कम दे पा रहा हूँ मैं, मुझे पता है, क्योंकि आपको पता है फाइनल ईयर की क्लासेस चल रही हैं तो उनके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है फाइनल ईयर वालों के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे क्लास कम टाइम की बना पा रहा हूँ। उनके दिन भर प्रॉब्लम्स आती रहती है, मैसेज आते रहते हैं और उनके लिए अलग से क्वेश्चनों की वीडियो बनानी पड़ती है, कभी टाइम टेबल की, कभी किस चीज़ की, तो इस कारण से मैं थोड़ा सा टाइम कम दे पा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन कर लेते हैं, आपके ही बड़े भाई बहन हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको भी पूरा सपोर्ट करेंगे हम, उनको भी करते हैं, आपको भी फुल सपोर्ट करेंगे। तो अब देखो अगले पॉइंट की बात करते हैं हम, 5th पॉइंट की बात करते हैं। 5th पॉइंट क्या कहता है, देखो हमारे पास एक तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, हमारे पास 2 एटम है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 एटम है उनके बीच में डबल बॉन्ड है और 2 एटम है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब आप एक बात मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण कहाँ होगा, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण कहाँ होगा। देखो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण वहां होगा जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण वहां होगा जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 2। यहां कितने हैं, 1 2 3 4, यहां केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण कहां होगा, त्रिबंध में, जहां पे 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो 1 डिग्री से ज्यादा प्रतिकर्षण, वो सॉरी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा रिपल्सन डबल बॉन्ड में होगा और डबल बॉन्ड से ज्यादा किस में होगा, ट्रिपल बॉन्ड में होगा, ठीक है। इस बात को आप लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एकल बंध की तुलना में, एकल बंध की तुलना में द्विबंध, द्विबंध अथवा तथा त्रिबंध, तथा त्रिबंध में, एकल बंध की तुलना में द्विबंध तथा त्रिबंध में बंधों के मध्य, त्रिबंध में बंधों के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है, प्रतिकर्षण अधिक होता है। प्रतिकर्षण अधिक होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किस में होगा, ट्रिपल बॉन्ड में होगा। किस में होगा, ट्रिपल बॉन्ड में होगा, ठीक है। एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास COF2 है, COF2 है, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड द्वारा और 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये है। अब देखो COF2 में क्या है, हमारे पास क्या है, COF2 में संकरण क्या है, sp2 है, संकरण क्या है, sp2 है। अब sp2 संकरण होने पर, sp2 संकरण होने पर हमारे पास जो बॉन्ड एंगल बनता है, मैं आपको बता दूं, संकरण मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक आ गया तो मैं बता दूं, sp2 संकरण होने पर 120 डिग्री का कोण होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर 120 डिग्री का कोण होना चाहिए, लेकिन 120 डिग्री का कोण नहीं होता है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है ना, वो केवल 108 डिग्री का होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है,
ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है, वो 108 डिग्री का हो जाता है। इसको मैं मिटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होगा वो ट्रिपल बॉन्ड में होगा, उससे कम किस में होगा, डबल बॉन्ड में होगा, और सबसे कम होगा सिंगल बॉन्ड में। तो ये हमारे पास क्या हो गई, VSEPR की थ्योरी हो गई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना क्योंकि और ज़्यादा हाई लेवल पे हमको नहीं जाना। हालांकि मैंने आपको इतना करवा दिया कि आप नीट और IIT जैसे एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हो, मैं उसके हिसाब से भी चल रहा हूँ अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।